गांव से एक एक करके नौजवान गायब हो रहे थे, खासकर वो जो आवारा थे। लोगों का कहना था गायब हुए नौजवान आखिरी बार गांव के किनारे बने खंडर के पास देखे जाते थे। नौजवान कैसे गायब हो रहे थे, क्या रहस्य था उस खंडर का, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा गांव जिसमें एक गरीब महिला माधवी अपनी बेटी साक्षी, बेटे अमर, रमन और पति मनोज के साथ रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा उनकी छोटी सी झोपड़ी नुमा मकान देख के लगता था। पति मनोज शहर में ऑटो ड्राइवर था। पति की आय घर को चलाने लायक नहीं थी, अतः माधवी घर का काम करने के बाद मजदूरी करने निकल जाती थी। एक दिन माधवी को मनोज के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली। मनोज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। माधवी पर यह खबर वज्रपात जैसी थी। आमदनी के दो जरिए थे, एक जरिया खत्म हो गया था, अतः माधवी बहुत परेशान थी। तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इतना सब कुछ संभालना आसान नहीं था। माधवी ने जैसे तैसे व्यवस्था की और एक सिलाई मशीन ले ली। गांव की महिलाओं के बीच उठना बैठना था, सो सभी महिलाएं अपने कपड़े सिलवाने माधवी के पास आने लगी। इस काम में साक्षी अपनी माँ की मददगार बन गई। एक दिन साक्षी जब परीक्षा देकर लौट रही थी, गांव के तीन आवारा दबंग लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसकी हत्या कर दी। रात तक साक्षी के घर ना पहुंचने पर अमर, रमन और माधवी ने साक्षी की खोजबीन शुरू कर दी। सबसे पहले स्कूल में फ़ोन किया तो कहा गया कि साक्षी अपने नियत समय पर परीक्षा के बाद चली गई है। स्कूल से घर तक आने के सारे रास्तों पर गहन छानबीन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इसी दौरान रमन को खंडर के पास एक लाश पड़ी होने का आभास हुआ। टार्च की रोशनी डालने पर उसने पाया कि लाश साक्षी की थी। उसकी लाश सख्त छत विकृत अवस्था में थी, जैसे कुछ जानवरों ने शव को नोचा हो। रमन ने आवाज़ देकर माधवी और अमर को बुला लिया। साक्षी की लाश देखकर वह सभी अपने पैरों पर खड़े ना रह सके और पास ही ज़मीन पर बैठ गए। थोड़ा संभलने पर उन्हें इसकी सूचना चौकी में देने का ख्याल आया। सूचना देने पर चौकी से इंस्पेक्टर दो हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचा। आवश्यक कार्रवाई होने लगी। तब तक सुबह का उजाला फैलने लगा था। गांव वालों को जब इसकी जानकारी हुई तब वहां भीड़ जुटने लगी। सबकी जबान पर यही था कि ऐसा किसने किया होगा, क्योंकि इससे पहले इस किस्म की वारदात कभी नहीं हुई थी। वहां मौजूद लोगों से इंस्पेक्टर ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर दी। इसके पहले साक्षी की लाश को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर को अंदेशे के रूप में उन तीन लड़कों की जानकारी हुई। उसने इस बात को अपने तक ही सीमित रखा और उन लड़कों के परिजन से मिलने निकल पड़ा। परिजनों ने उसकी आशंका को नहीं झुठलाया, लेकिन कार्रवाई ना करने की पेशकश इंस्पेक्टर से की और ये भी कि ले देकर मामले को रफा दफा किया जाए, और कोई कहानी बनाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर को दे दी गई। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव को माधवी को सौंप दिया गया और कहा कि कार्रवाई जारी है, मुजरिमों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन लग सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। लगभग 15 दिन बाद माधवी और अमर, रमन को चौकी बुलाया गया। उन्हें एक अप्रत्याशित खबर से सामना कराया गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि सारी जानकारी और आरंभिक जांच के आधार पर कह सकते हैं कि ये हत्या किसी इंसान द्वारा नहीं की गई है, बल्कि जानवरों ने ये किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दुष्कर्म होने की बात उसके द्वारा जाहिर नहीं की गई, क्योंकि इंस्पेक्टर ने अपना ज़मीर चंद सिक्कों के बदले में बेच दिया था। माधवी अपने दिल में गहरा राज लिए हुए थी। उसे यकीन था कि ये काम तीन लड़कों का है। पहले भी कई बार साक्षी उनके द्वारा छेड़े जाने की सूचना माधवी को देती थी, परंतु गरीबी और किसी के द्वारा साथ न देने की सत्यता जानते हुए वह इस बात को दबा जाती थी। उसे ज्ञात था कि दुष्कर्म के बाद ही लड़कों ने साक्षी को इस हाल में पहुंचाया होगा। उसकी आंखों में साक्षी का गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा नाच गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन अबला क्या करती। वो जान गई कि इंस्पेक्टर से किसी मदद की आशा बेकार है। वह बिक गया है। वह वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आई। अब वह अकेली थी, क्योंकि दो हाथ जो साक्षी के थे, जिससे मदद होती थी, अब नहीं थे। दोनों बेटों ने जब स्थिति बिगड़ते देखी, माँ भी अब जर्जर हो रही थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने शुरू किए। इससे माधवी की हालत में कुछ सुधार होने लगा।
दोनों बेटे इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गए और कालांतर में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद किसी फैक्ट्री में चयनित होने की भागदौड़ में लग गए। कुछ दिन का परिश्रम के बाद एक फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर बेटों का चयन हो गया। ज्वाइनिंग के लिए शहर जाना था। अमर रमन ने मंत्रणा करने के बाद माँ माधवी से बात की। आवश्यक रोज़मर्रा की चीज़ें माँ को उपलब्ध करवा कर दोनों शहर चले गए। अब लगभग रोज़ ही माधवी से फ़ोन द्वारा मुलाकात कर लेते थे। माँ द्वारा कहे अनुसार पैसे भी भेज देते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से गांव से आवारा लड़के गायब होने शुरू हो गए। गांव के छोर पर एक खंडर था। पहले तो लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता था, पर युवकों के गायब होने के दरमियान गांव वालों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। तब छानबीन के दौरान खंडर भी शक के घेरे में आ गया। दोस्तों, खंडर का रहस्य आपको जानना है तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि खंडर के पास से गुजरने पर नौजवान दोबारा दिखते नहीं थे। सबसे पहले गायब होने वाले 3 लड़के थे। इंस्पेक्टर के जहन में साक्षी मर्डर केस घूम गया। सब कुछ ठीक था, वक्त गुजर रहा था। कुछ दिनों के बाद साक्षी के दोनों बेटों ने शादी कर ली। माँ को सूचना दी। माधवी ने गांव से आशीर्वाद दिया क्योंकि वह स्वस्थ नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद बेटों ने अपनी पत्नियों से माँ को अपने साथ रखने की बात की। दोनों की पत्नियों ने इनकार कर दिया। ना नुकर के बाद अंततः वह मान गईं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। माधवी ने दरवाज़ा खोला। देखा दोनों बेटे खड़े हैं। बेटों के अंदर आने पर माधवी ने उनका हालचाल जाना। बेटों ने माँ से साथ चलने को कहा। माधवी खुशी खुशी राजी हो गई। कुछ दिनों तक तो बहुओं का व्यवहार माधवी के प्रति ठीक ठाक रहा, पर बाद में बात बात पर वह माधवी से झगड़ा करने लगीं। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर बेटों ने माधवी से बात की। माधवी ने कहा, बेटा मुझे गांव में ही छोड़ आओ। तुम्हारी पत्नियों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अमर और रमन ने बात को समझा और माँ को उनके गांव लाकर छोड़ दिया। रमन कहने लगा, माँ आप यहाँ आराम से रहिए, हम आपको पहले की तरह ही पैसे भेज दिया करेंगे। दोनों पैसे भेजते रहे, पर अचानक पैसे आने बंद हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब माधवी के खाने के लाले पड़ने लगे। उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। पहले गांव वाले उसकी मदद कर देते थे, पर अब उन्होंने भी किनारा कर लिया। माधवी की हालत ये हो गई कि वो इधर उधर कूड़े में से खाना उठाने लगी और जानवरों के ना खाने पर उनका खाना भी उठा लाती थी। एक दिन जब वह भूख से बेहाल सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लगा कमरे में कोई है। उसने देखा सफ़ेद दूधिया कपड़ों में एक साया खड़ा है। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं तुम्हारी बेटी साक्षी। माँ, मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। माँ, भाइयों ने तुम्हें भूखा प्यासा छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं खंडहर में रहती हूँ। मैंने उन तीनों को उनके कर्मों की सज़ा दे दी है। तभी माधवी को गायब नौजवानों की याद आई। उसने साक्षी से पूछा, बेटी तुम्हारी दुश्मनी उन तीनों से थी, पर बाकी के नौजवानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? साक्षी बोली, माँ, मुझे उन सभी आवारा लड़कों से अब नफरत हो गई है, क्योंकि उनमें से कोई भी कभी भी दूसरी साक्षी के साथ दुष्कर्म करके उसे मार सकता है। माँ, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में रहेंगे। माधवी ने कहा, बेटी तुम अभी जाओ, मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। साक्षी गायब हो गई। माधवी को फिर नींद ना आई। वो मन ही मन साक्षी के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। सुबह गांव वालों ने देखा माधवी अपनी गठरी बांधे हुए खंडर जाने वाले रास्ते पर जा रही है। माधवी को पागल समझकर उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर जाने पर बहुत से नर कंकाल के बीच माधवी की मुलाकात अपनी बेटी साक्षी से हुई। वह खुश थी। गायब हुए नौजवानों के परिजन थाने का घेराव करने लगे। इंस्पेक्टर को मजबूरन गांव में छानबीन करनी पड़ी। इसी बीच खंडर जांच के लिए छूटा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि माधवी को खंडर की तरफ जाते हुए देखा गया है। गायब हुए नौजवानों का खंडर से कोई ना कोई कनेक्शन है, और माधवी जिसकी बेटी का कत्ल हो गया था वो खंडर में क्यों गई, और सबसे पहले वही 3 लड़के गायब हुए थे। इन सभी सवालों के बीच इंस्पेक्टर ने खंडर की जांच का फैसला किया। वो एक टुकड़ी के साथ खंडर की तरफ चल पड़ा। पहुंचकर सबसे पहले इंस्पेक्टर ने ही अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि अंदर से
तरह तरह की आवाज़ों के बीच सिपाहियों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया था। जैसे ही इंस्पेक्टर ने अंदर कदम रखा, किसी अनजानी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसका सर उसके धड़ से अलग करके उसे वापस बाहर फेंक दिया। ये देखकर बाकी के सिपाही भागने लगे। गांव वालों ने कार्रवाई देखने के लिए वहां इकट्ठे थे। अफरा तफरी मच गई, कोई रास्ता न देखकर और खंडहर का राज उजागर करने की चाह में। गांव वालों ने एक तांत्रिक जो उनकी नज़रों में था उससे मदद करने के लिए कहा। तांत्रिक मान गया, वह खंडहर में जाने को राजी हो गया। अगले दिन तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण के बीच अंदर गया। वहां उसे 2 आत्माओं का आभास हुआ। पास ही बहुत से नर कंकालों के बीच एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ था। उसने अपना हवन सामग्रियों का झोला खोला और प्रक्रिया आरंभ की। इसी प्रक्रिया के बीच उसके सामने एक वृद्ध महिला और एक युवती की आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक ने पूछा, तुम्हारी अतृप्त आत्मा क्यों भटक रही है और इन सब कारगुजारियों का क्या रहस्य है? तब साक्षी ने सारा घटनाक्रम उसे बताया और ये भी बताया कि इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर के ना मार पाने की वजह से वह ज़्यादा परेशान थी। आज उसे शांति का अनुभव हो रहा है। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी। उसका मकसद पूरा हो गया है और वह जा रही है। सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद खंडहर से बाहर आकर तांत्रिक ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो गया है। अंदर साक्षी की आत्मा ही थी जो न्याय की तलाश में भटक रही थी। अब वह चली गई है। तब से माधवी को किसी ने नहीं देखा और ना ही गांव में कोई घटना घटित हुई। अब खंडहर भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। आज कुछ न होने पर भी कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मनोरंजक कहानी में।